मिट्टी और कृषि। सबसे पहले मिट्टी के बारे में। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मिट्टी विज्ञान कहा जाता है। मिट्टी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बनी हुई है। कार्बनिक मतलब ह्यूमस। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है मूल सामग्री, दूसरा जलवायु, तीसरा समय, चौथा स्थलाकृति। मूल सामग्री यह मिट्टी के रंग, बनावट, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु तापमान और वर्षा, अपक्षय की गति और ह्यूमस के निर्माण को प्रभावित करते हैं। समय यह मिट्टी की परतों की मोटाई निर्धारित करता है। स्थलाकृति यह मिट्टी के संचय और कटाव को प्रभावित करती है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्थान ने भारतीय मिट्टी को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। मिट्टी के निर्माण, रंग, मोटाई, बनावट, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के लिए जिम्मेदार कारकों के आधार पर मिट्टी को कुछ प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। भारत में मिट्टी के प्रकार। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार 40% भूभाग पर है। लाल मिट्टी का विस्तार 18% भूभाग पर है। काली मिट्टी का विस्तार 15% भूभाग पर है। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार 4.3 भूभाग पर है। इसके बाद शुष्क मिट्टी है, फिर पर्वतीय मिट्टी, फिर दलदली या पीट मिट्टी, इसके बाद खारा या क्षारीय मृदा आती है। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में व्यापक रूप से फैली हुई मिट्टी है। यह उत्तरी मैदानों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। ये हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों के जमाव के कारण बनी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा में। जलोढ़ मिट्टी पोटाश से समृद्ध और फास्फोरस में निम्न है, मतलब इसमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। देश के पश्चिम से पूर्व की ओर रेत की मात्रा कम होती जाती है। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे भांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे भांगर कहते हैं, यह कैल्शियम युक्त सांद्रता होती है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, यह कम उपजाऊ होती है। जबकि नवीन जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहते हैं, यह कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, यह अधिक उपजाऊ होती है। इसका रंग हल्के भूरे रंग से लेकर राख जैसे भूरे रंग तक होता है। काली मृदा। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। कपास को 210 पाला रहित फॉरेस्ट फीट दिनों की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी लावा के विस्फोट के कारण बनती है। यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भागों गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह प्रकृति में चिकनी होती है, अत्यंत महीन पदार्थों से बना होता है। इस मिट्टी में स्व जुताई की विशेषताएं हैं। यह सूखने पर दरार पड़ती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी की अपारगम्य होती है। यह मिट्टी अपारगम्य होती है, मतलब पानी आसानी से रिसता नहीं है। काली मिट्टी में आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना, एल्यूमिना की प्रचुर मात्रा होती है तथा इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी होती है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। इसका निर्माण कायांतरित चट्टान के अपक्षय के कारण होता है। मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है। यह क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होता है, विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पिडमोंट क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भीगने पर पीला हो जाता है। लौह ऑक्साइड जो इसे लाल रंग देता है, हाइड्रेटेड अवस्था में बदल जाता है जो पीले रंग का दिखाई देता है। निच्छालन। मिट्टी के महत्वपूर्ण खनिज या तो बह जाते हैं या विभंगित हो जाते हैं तो उसे निच्छालन कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी। इसका नाम लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंटें। लेटेराइट मिट्टी को गहरी लाल मिट्टी भी माना जाता है। यह तीव्र निच्छालन प्रक्रिया लीचिंग के परिणामस्वरूप बनती है, जहाँ सिलिका जैसे महत्वपूर्ण खनिज पानी के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल लेटेराइट मिट्टी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में पाई जाती है। यह काजू की फसल के लिए उपयुक्त है।
लेटेराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है। यह कर्नाटक में पाई जाती है। सामान्यतः सभी मिट्टियों में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी का रंग लाल से भूरे तक हो सकता है। यह आमतौर पर रेतीली और खारी प्रकृति का होता है। वाष्पीकरण की दर वर्षण की दर से अधिक है। शुष्क मिट्टी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। निचली सतह में कंकड़ पत्थर का निर्माण कंकड़ परत का निर्माण पानी के संचरण को रोकता है। लवड़ी मिट्टी को जिप्सम से उपचारित किया जाता है, जबकि अम्लीय मिट्टी का उपचार चूने से किया जाता है। दलदली या पीठ मृदा। दलदली या पीठ मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जलभराव वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, जहां सड़ती हुई वनस्पति के कारण कार्बनिक पदार्थों का संचय अधिक होता है। यह उच्च आर्द्रता और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी शुष्क, रेतीली और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। यह अत्यधिक शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी अधिक अम्लीय होती है और इसमें खनिज पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। पर्वतीय मिट्टी जैविक पदार्थों से समृद्ध होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। लोयस एक प्रकार का मिट्टी है जो काद और धूल से बनी होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी के लिए आवश्यक पोषक तत्व। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब अधिक पोषक तत्व। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब अल्प पोषक तत्व। क्लोरीन, आयरन, बोरान, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और मॉलिब्डेनम आते हैं। यूएसडीए संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण प्रणाली। एंटीसोल यह कमजोर रूप से विकसित मिट्टी होती है। इनसेप्टिसोल यह हाल ही में बनी मिट्टी होती है जिसमें अच्छी तरह से विकसित क्षितिज की कमी होती है और आमतौर पर रेत के असंगठित नदी और समुद्र तट तलछट पर पाई जाती है। यह भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वर्टिसोल यह मिट्टी चिकनी होती है और गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। इन्हें उल्टी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका नाम लैटिन शब्द वर्टेरे से आया है, जिसका अर्थ होता है उल्टा करना। उदाहरण के लिए काली मिट्टी। अल्फीसोल एक प्रकार की मिट्टी है जो खनिजों से भरपूर होती है और आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑक्सीसोल अत्यधिक अपक्षय मिट्टी है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जेलीसोल एक मिट्टी है जिसमें मिट्टी की सतह के 2 मीटर के भीतर अस्थायी रूप से जमी परत होता है। हिस्टोसोल ऐसी मिट्टी होती है जो ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे पीट और कीचड़। ये दलदली जैसी आर्द्र भूमियों में पाई जाती है। मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। मृदा आवरण का क्षरण और उसके बाद उसका बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन निम्नलिखित कारणों से संभव है। जल के कारण मृदा अपरदन ये 2 प्रकार से होता है। पहला परत का अपरदन, दूसरा बड़ी अवनालिका अपरदन। परत अपरदन जब भारी बारिश के साथ ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे परत अपरदन कहते हैं। बड़ी अवनालिका अपरदन यह एक अस्थायी प्रक्रिया है जब सतही जल अपवाह मिट्टी की गहराई को से काटता है और उसे जल निकासी लाइनों के साथ बहा ले जाता है। मृदा संरक्षण के उपाय। पहला, समुच्च जुताई। सीमांत ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए भूमि प्रबंधन पद्धति जहाँ मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम है, इसमें भूदृश्य की प्राकृतिक ऊंचाइयों के साथ पत्थर की रेखाओं को रखना शामिल है। पलवार या मल्चिंग, पौधों की सामग्री जैसे पत्तियां, घास, फसल अवशेष आदि के ऊपरी मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया पलवर या मल्चिंग कहलाती है। आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट, इसमें क्षेत्र के एक तरफ
पेड़ों की कतारें लगाना शामिल है जो हवा को मिट्टी को नष्ट करने से रोकता है। सीढ़ीदार खेती, यह फसल उगाने के लिए पहाड़ी या पर्वतीय परिदृश्य से समतल क्षेत्रों को काटने की प्रथा है। ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है, जैसे हिमालय, उत्तराखंड और कुछ उत्तर पूर्वी प्रांत। पट्टीदार खेती, यह एक प्रकार की खेती है जिसमें खेतों को लंबी सकरी पट्टियों में विभाजित किया जाता है। यह एक चक्र प्रणाली में फसलों को बारी बारी से उगाया जाता है। कृषि खेती के प्रकार, पहला है आदिम निर्वाह खेती। यह छोटे छोटे भूखंडों पर पारंपरिक औजारों जैसे खुरपी, दाव खुदाई करने वाली लकड़ियों और परिवार समुदाय की सहायता से की जाती है। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसे झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गहन निर्वाह खेती। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जमीन पर जनसंख्या का दबाव बड़ा होता है। यह श्रम प्रधान है, जहाँ अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक इनपुट और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। उत्तराधिकार के अधिकार के कारण लगातार पीढ़ियों के बीच जमीन का बंटवारा होने से जमीन का आकार आर्थिक रूप से कम अलाभकारी हो गया। तीसरा है वाणिज्यिक खेती। इस प्रकार की खेती में एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बाजार में बेचना होता है। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और रोगनाशकों आदि जैसे आधुनिक उत्पाद की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। बागवानी खेती, इसमें उत्पादन और लाभ को अधिकतम करने के लिए भूमि के बड़े क्षेत्रों पर खेती की जाती है। उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना और केला आदि है। ट्रक खेती, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं। मिश्रित खेती, जिसमें एक ही खेत पर फसलें उगाना और पशुपालन करना शामिल है। इस प्रकार की खेती किसानों के लिए अधिक आय उत्पन्न करने में मदद करती है। मिश्रित फसल बनाम अंतर फसल। मिश्रित फसल तब होती है जब दो या दो से अधिक फसलें एक ही जमीन पर किसी खास पैटर्न का पालन किए बिना उगाई जाती हैं। मिश्रित फसल बुआई से पहले दो अलग अलग फसलों के बीजों को मिलाया जाता है। इससे फसल खराब होने का जोखिम कम होता है। जबकि अंतर फसल तब होती है जब दो या दो से अधिक फसलें एक ही जमीन पर एक खास पैटर्न का पालन करते हुए उगाई जाती हैं। अंतर फसल में बीजों को मिलाया नहीं जाता और उन्हें पंक्तिबद्ध तरीके से उगाया जाता है। इससे जमीन की उत्पादकता बढ़ती है। विभिन्न फसल ऋतु, खरीफ और रबी और जायद। खरीफ के बुआई का समय जुलाई है। ये जुलाई महीने में बोई जाती है। इसका कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। खरीफ फसल की खरीफ को मानसून की फसल के रूप में जाना जाता है, जैसे चावल, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। रबी की फसल बुआई का समय अक्टूबर, कटाई अप्रैल में। सर्दियों की बारिश ऐसी फसलों के लिए फायदेमंद होती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, रेपसीड, अरंडी आदि। जायद फसल छोटी फसल का मौसम है। कटाई जून या मई में, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, चारा फसलें आदि। कुछ प्रमुख फसलें। भारत में सबसे अधिक खपत किए जाने वाले प्रमुख खाद्य फसलें गेहूं और चावल है। कुछ प्रमुख फसलें। चावल, प्रसंस्करण से पहले चावल को धान के नाम से भी जाना जाता था। चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे दलदली क्षेत्रों में बोया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा चावल के खेतों में पानी भरने से मीथेन और अन्य गैसें निकलती हैं। चावल के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और उच्च वर्षा 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। पूर्वी भारत में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, चावल उगाने के 3 मौसम हैं: औस, अमन और बोरो। गन्ना का आवश्यक तापमान 21 से 27 डिग्री है। गन्ना के लिए आवश्यक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर है। गेहूँ के लिए बारिश की आवश्यकता 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। चाय
चाय एक अम्लीय, उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है जिसमें उच्च कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो ह्यूमस से भरपूर होते हैं। चाय के पौधे छाया में अधिक तरह से उगते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक चाय का पहले चीन है, दूसरे भारत है, तीसरे केन्या है। सबसे बड़ा उत्पादक भारत में असम राज्य है। दलहनी फसलें। भारत दलहनी फसलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइबोजियम होते हैं जो इन पौधों की जड़ों में रहते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं जिसे पौधे पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दलहनी फसलों में जैसे दालें, राजमा, सोयाबीन आदि। राजमा के पौधों की जड़ों में कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते हैं। सोयाबीन का शीर्ष उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मोटे अनाजों को सुपरफूड या श्रेय अन्न के नाम से जाना जाता है। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ज्वार आदि। तिलहन। चीन के बाद भारत तिलहनों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। तिलहन में जैसे मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, कपास के बीज, सोयाबीन आदि। बागवानी फसलें वे फसलें हैं जिन्हें भोजन, दवा, सुगंध और सौंदर्य के लिए उगाया जाता है। इसमें फल, सब्जियां, सजावट, पौधे और कुछ अन्य शामिल हैं। भारत दुनिया की 13% सब्जियां पैदा करता है। यह स्वर्ण क्रांति से जुड़े हुए हैं। बागवानी फसलें स्वर्ण क्रांति से जुड़ी हुई हैं। कॉफ़ी। फूलों की बारिश चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी की वृद्धि में मदद करती है। इसमें आवश्यक मिट्टी लेटेराइट होती है। दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश कर्नाटक है। बाबा बुदन की पहाड़ियों पर उत्पादित किया जाता है कॉफ़ी। 2008 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर पूर्व राज्यों के पश्चिमी घाटों में उगाई जाती है। कॉफ़ी के पौधों की कुछ व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली फसलें अरेबिका, लिबरिका और रोबस्टा हैं। रेशे वाली फसलें। कपास की खेती काली मिट्टी पर की जाती है। यह एक रेशे वाली फसल है जिसे सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है। कपास को सिल्वर फाइबर के नाम से जानते हैं। इसे पकने में 210 पाला रहित दिन, फॉरेस्ट फ्री, या 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की फसल 6 से 8 महीने में तैयार होती है। जूट। यह रेशे वाली फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट का सबसे बड़ा निर्यातक देश बांग्लादेश है। नॉर्थ वेस्टर को जूट की वृद्धि के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि वे भारी वर्षा लाते हैं जो जूट की खेती के शुरुआती चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। भांग। यह एक तेजी से बढ़ने वाला वार्षिक पौधा है जिसकी खेती इसके मजबूत, टिकाऊ और प्राकृतिक तने और रेशों के लिए की जाती है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीड़ों के कोकून से निकाला जाता है जिन्हें सेरीकल्चर नामक प्रक्रिया में पाला जाता है। रेशम एक पशु फाइबर है जो सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर में से एक है। सिंचाई के प्रकार। सिंचाई फसल, लान और पौधों को उगाने के लिए भूमि के पानी की आपूर्ति करने की एक प्रक्रिया है। कृषि क्रांति के विभिन्न प्रकार। हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में शुरू हुई थी 1940 से 1960 के बीच। हरित क्रांति शब्द को विलियम एस गौड़ ने दिया था। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग यूएसए में है, जिन्हें गेहूं की उच्च उपज देने वाली फसलें के विकास में उनके कार्य के लिए 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार। हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। HYV मतलब हाई यील्ड वैरायटी। भारत में हरित क्रांति के चरण। भारत में हरित क्रांति के 2 चरण शुरू हुए थे। पहला चरण, इसकी समय अवधि 1960 से 70 के बीच। पहला चरण जब वह उच्च उपज वाली बीज का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिल जैसे
समृद्ध राज्यों तक सीमित था और यह चावल और गेहूं तक ही सीमित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना हुई। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी ने भारत में हरित क्रांति की प्रगति को चिन्हित करने के लिए गेहूं क्रांति नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया। हरित क्रांति से पहले PL 480 योजना के तहत भारत में मैक्सिको अमेरिका से गेहूं की उच्च उत्पादन करने वाली किस्मों की बीजों का आयात होता था। IR8 चमत्कारी चावल, यह चावल की उच्च उपज देने वाली किस्म है जिसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI ने विकसित किया था और जिसे फिलीपींस और भारत में पेश किया गया था। गेहूं क्रांति के जनक डॉक्टर DS आठवाल हैं। इन्होंने 1967 में कल्याण सोना के नाम से गेहूं की एक नई किस्म विकसित की थी। हरित क्रांति का दूसरा चरण, इसकी समयावधि 1970 से 1980 के मध्य। यह दूसरा चरण वह था जब HYV हाई यील्ड वैरायटी तकनीकी अधिक राज्यों और फसलों तक फैला था। इस चरण में कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरा चरण खाद्य उत्पादन बढ़ाने एवं खाद्य आयात पर निर्भरता कम करने में सफल रहा। दूसरी हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय बिहार के पटना में RCEAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर में स्थित है। हरित क्रांति की कमियां, गहन कृषि पद्धतियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूजल स्तर को कम कर दिया। रासायनिक उर्वरकों, विशेष रूप से नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के व्यापक उपयोग के कारण मिट्टी की क्षारीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे मिट्टी का pH स्तर बढ़ गया। इससे बड़े भूस्वामियों वाले किसानों एवं समृद्ध किसानों तथा छोटे और सीमांत किसानों में असमान रूप से लाभान्वित होने वाले धनिक किसानों के बीच असमानता बढ़ गई। इससे उन किसानों को बड़ा फायदा हुआ जिनके पास जमीन, पूंजी और तकनीकी तक पहुंच थी, और इससे कई मामलों में काश्तकारों का विस्थापन भी हुआ। GM फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, ये फसलें हैं या पौधे हैं जिनके DNA को जेनेटिकली इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा इस्तेमाल करके संशोधित किया गया है। उदाहरण के लिए BT बैगन और BT कॉटन। भारत में महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ, नीली क्रांति पेट्रोलियम के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए, नीली क्रांति मछली के लिए, भूरी क्रांति चमड़ा के लिए, स्वर्णिम क्रांति फल और शहद के लिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, धूसर क्रांति उर्वरक के लिए, गुलाबी क्रांति प्याज के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट पालन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध या दुग्ध उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, सदा हरित क्रांति समग्र विकास के लिए। नीली क्रांति, इसके जनक हीरालाल चौधरी एवं अरुण कृष्णन को माना जाता है। यह मछली उत्पादन और जलीय कृषि को टिकाऊ रूप से बढ़ाने का एक कार्यक्रम था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसका शुभारंभ 1970 में अमूल के नेतृत्व में गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ GCMMF के स्वामित्व वाला एक ब्रांड है। श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी आई टू हैड ए ड्रीम, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, यह भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक डेयरी विकास कार्यक्रम था। पीली क्रांति के पिता सैम पित्रोदा थे। पीली क्रांति भारत में एक कृषि कार्यक्रम था जिसने खाद्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी। विभिन्न प्रकार की कृषि, सब्जी की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मछली पालन को पिसीकल्चर, फूलों की सजावट को फ्लोरिकल्चर, जलीय पौधों एवं जानवरों का पालन एक्वाकल्चर, अंगूर की खेती विटिकल्चर और पक्षी पालन एवीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल पर आयोजित